हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे बोइंग 777 कब बना था और उसके डेवलपमेंट के बारे में देखे थे। इसमें हम लोग देखेंगे बोइंग 777 के डिज़ाइन के बारे में, डिज़ाइन ऑफ बोइंग 777। तो आइए देखते हैं। बोइंग 777। बोइंग ने 777 डिज़ाइन के साथ कई उन्नत तकनीकों की शुरुआत की, जिसमें पूरी तरह से डिजिटल फ्लाई बाय वायर नियंत्रण, पूरी तरह से सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करने योग्य एविनियोक्स, डॉनियोल एलडीसी ग्लास, कॉकपिट, फ्लाई डिस्प्ले और फाइबर ऑप्टिक एविनिक्स का पहला उपयोग शामिल है। एक वाणिज्यिक एयरलाइनर पर नेटवर्क बोइंग ने रद्द किए गए बोइंग को जो 7 क्षेत्रीय जेट पर किए गए काम का उपयोग किया, जिसमें चुनी गई प्रौद्योगिकियों के समान संस्करणों का उपयोग किया गया। 2003 में बोइंग ने कॉकपिट इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लाइंग बैक कंप्यूटर डिस्प्ले का विकल्प पेश करना शुरू किया। 2013 में बोइंग ने घोषणा की कि उन्नत 777X मॉडल में 787 से एयरफ्रेम सिस्टम और आंतरिक प्रौद्योगिकियां शामिल होगी। फ्लाई बाई वायर की बात करें तो 777 को अपने पहले फ्लाई बाई वायर वाणिज्य विमान के रूप में डिजाइन करने में बोइंग ने साइस्टिक नियंत्रणों के बदलाव के बजाय पारंपरिक नियंत्रण युग को बनाए रखने का फैसला किया। जैसा कि फ्लाई बाई वायर लड़ाकू विमान है और कई एयरबस एयरलाइनरों का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक युग और पतवार नियंत्रण के साथ कॉकपिट में एक सरलीकृत से लेआउट है जो पिछले बोइंग मॉडल की समानता को बरकरार रखता है। फ्लाई बाई वायर प्रणाली में उड़ान लिफाफा सुरक्षा भी शामिल है, एक प्रणाली जो ऑपरेटिंग मापदंडों के कंप्यूटर गणना किए गए ढांचों के भीतर पायलट इनपुट का मार्गदर्शन करती है, स्टॉल, ओवर स्पीड और अधिक तनावपूर्ण युद्धाभ्यास को रोकने के लिए कार्य करती है। यदि आवश्यक समझा जाए तो इस प्रणाली को पायलट द्वारा ओवरसाइड किया जा सकता है। फ्लाई बाई वायर प्रणाली को यांत्रिक बैकअप द्वारा पूरक किया जा सकता है। एयरफ्रेम में मिश्रित सामग्रियों का उपयोग शामिल है जो मूल रूप से संरचनात्मक वजन का 9% है, जबकि तीसरी पीढ़ी के मॉडल 777-8 और 777-9 में अधिक मिश्रित भाग शामिल है। समग्र घटकों में कैबिन, फर्श और पतवार शामिल है। 777 क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्टेबलाइजर्स दोनों के लिए मिश्रित सामग्री का उपयोग करने वाला पहला बोइंग एयरलाइनर है। मुख्य धड़ का क्रॉस सेक्शन पूरी तरह से गोलाकार है। पोर्ट फेसिंग सहायक पायर यूनिट के साथ एक ब्लेड के आकार के पूंछ शंकु के पीछे की ओर पतला है। 777 के पंखों में एक सुपर क्रेटल एयरफॉल डिजाइन है जो 31.6 डिग्री पर पीछे की ओर झुका हुआ है और मैक 0.83 पर परिभ्रमण के लिए अनुकूल है। मैक 0.84 उड़ान परीक्षणों के साथ संशोधित पंखों को पिछले एयरलाइनरों की तुलना में अधिक मोटाई और लंबे फैलाव के साथ डिजाइन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक पेलोड और रेंज, बेहतर टेक ऑफ प्रदर्शन और अधिक क्रूजिंग ऊंचाई पंख ईंधन भंडारण के रूप में भी काम करते हैं। लंबी दूरी के मॉडल 47,890 अमेरिकी गैलन ईंधन तक ले जाने में सक्षम है। यह क्षमता 777 और 200 LR को टोरंटो से हांगकांग जैसे अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोलर मार्गों को संचालित करने की अनुमति देता है। जब 777 को पहली बार लॉन्च किया गया था तब 21 फीट लंबे फोल्डिंग विंग टिप्स की पेशकश की गई थी ताकि उन एयरलाइनरों से अपील की जा सके जो छोटे विमानों को समायोजित करने के लिए बनाए गए गेटों का उपयोग कर सकते, लेकिन किसी भी एयरलाइन ने इस विकल्प को नहीं खरीदा। 2013 में उन्नत 777X की घोषणा के समय फोल्डिंग विंग टिप्स एक डिजाइन फीचर के रूप में फिर से उभरे। लंबाई के छोटे फोल्डिंग विंग टिप्स 777X मॉडल को पहले 777 के हवाई अड्डे के गेट और टिक्सवे का उपयोग करने की अनुमति देंगे। ये छोटे फोल्डिंग विंग टिप्स पहले 777 के प्रस्तावित की तुलना में कम जटिल है और आंतरिक रूप से केवल विंग टिप रोशनी के लिए आवश्यक वायरिंग को प्रभावित करते हैं। इस विमान में अब तक सबसे बड़ा लैंडिंग गियर और किसी वाणिज्यिक जेट लाइनर में इस्तेमाल किए सबसे बड़े टायर हैं। 6 पहियों वाली बोगियों को अतिरिक्त सेटलाइन गियर की आवश्यकता है।
के बिना विमान के भार को विस्तृत क्षेत्र में फैलाने के लिए डिजाइन किया गया। विमान की ब्रेकिंग और हाइड्रोलिक प्रणाली सरल हो जाती है। 777 300 या 6 पहिया मुख्य लैंडिंग गियर का प्रत्येक टायर 49,490 पाउंड का भार ले जा सकता है, जो कि 747-400 जैसे इन वाइड बॉडी से भारी है। विमान में ट्रिपल रिंडेड हाइड्रोलिक सिस्टम है। लैंडिंग के लिए केवल एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। एक रैम एयर टरबाइन एक छोटा वापस लेने योग्य उपकरण जो आपातकालीन शक्ति प्रदान कर सकता है, वो भी विंग रूट फेयरिंग में फिट किया गया। आंतरिक भाग की बात करें तो मूल 777 इंटीरियर, जिसे बोइंग सिग्नेचर इंटीरियर के रूप में भी जाना जाता है, घुमावदार पैनल, बड़े ओवरहेड डिब्बे और अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था है। बैठने के विकल्प 4 से 6 तक होते हैं। प्रथम श्रेणी में बराबर के 10 तक, अर्थव्यवस्था में 777 की खिड़कियां 787 तक किसी भी मौजूदा वाणिज्यिक एयरलाइनर की तुलना में सबसे बड़ी थी और आकार में 15 इंच गुना 10 इंच मापी गई थी। केबिन में लचीलापन क्षेत्र की भी शामिल है, जिसमें पूरे आंतरिक स्थान में पानी, बिजली, वायवीय और अन्य कलेक्शन बिंदुओं की जानबूझकर नियुक्ति शामिल है, जिससे एयरलाइनरों के केबिन व्यवस्था को समायोजित करके समय सीटें, गैली और शौचालय को जल्दी और अधिक आसानी से स्थानांतरित करने की अनुमति मिलती है। कई विमानों में गैर एयरलाइन उपयोग के लिए वाईपी इंटीरियर भी लगाया गया है। बोइंग ने हाइड्रोलिक रूप से निम्नयुक्त टॉयलेट सीट कवर काज डिजाइन किया है, जो धीरे धीरे बंद हो जाता है। फरवरी 2003 में बोइंग ने 777 पर एक विकल्प के रूप में ओवरटेक क्रू रेस्ट की शुरुआत की। मुख्य कैबिन के ऊपर स्थित और सीढ़ियों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आगे की फ्लाइट क्रू रेस्ट में 2 सीटें और 2 बंक है, जबकि पीछे के कैबिन क्रू में कई बंक है। सिग्नेचर इंटीरियर को तब से अन्य बोइंग वाइड बॉडी और नैरो बॉडी विमानों के लिए अनुकूलित किया गया, जिसमें 737 NG, 747 400, 757 300 और नए 767 मॉडल शामिल हैं, जिसमें सभी 767 400 EIR मॉडल शामिल हैं। जुलाई 2011 में फ्लाइट इंटरनेशनल ने बताया कि बोइंग सभी बोइंग प्लेटफॉर्मों पर समान कैबिन अनुभव की दिशा में एक कदम के रूप में 777 पर सिग्नेचर इंटीरियर को 787 के समान एक इंटीरियर के साथ बदलने पर विचार कर रहा है। 2013 में 777X के लॉन्च के साथ बोइंग ने पुष्टि की कि विमान को एक नया इंटीरियर मिलेगा, जिसमें 787 केबिन तत्व और बड़ी खिड़कियां होंगी। 2014 में जारी किए गए अतिरिक्त विवरणों में बड़े आंतरिक कमरे के लिए पुनः गढ़ी गई केबिन, साइड वॉल, शोर डंपिंग तकनीक और उच्च केबिन आर्द्रता शामिल थी। एयर फ्रॉस के साथ 777 और 300 ER उप बेड़ा है, जिसमें प्रत्येक में 427 सीटें हैं, जो किसी भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय 777 से अधिक है, जिसमें लेवल से 314 सीट एयरबस 200 के प्रति उपलब्ध सीट किलोमीटर की लागत लगभग कम लागत लंबी दूरी के लिए इसका बेंचमार्क समान फ्रांसीसी विभागों के गंतव्यों पर प्रतिस्पर्धा करते हुए एयर कैरबैक्स के पास 350 और 900 पर 389 सीटें और 1000 पर 429 सीटें। फ्रेंच भी अपनी 411 सीटों वाले 350 और 900 के साथ वे अधिक संगण्य हैं। 10 एयर-बेस्ड इकोनॉमी सीटिंग के कारण एयर फ्रांस के अनुसार CSK तक पहुंच गया, 480 सीटों के साथ फिर से कम हो गया। इंजन की बात करें तो शुरुआती 777 और 200 मॉडल के 3 निर्माताओं जनरल इलेक्ट्रिक, फ्रेंट और विटनी और रोल्स रॉयस के प्रणोदन विकल्पों के साथ लॉन्च किया गया था, जिससे एयरलाइंस को प्रतिस्पर्धा कंपनियों के इंजनों को अपनी पसंद मिल गई थी। प्रत्येक निर्माता दुनिया के सबसे बड़े ट्विन जेट के लिए 7300 LBF और उच्च थ्रस्ट क्लास में एक इंजन विकसित करने का सहमत हुआ। वेरिएंट की बात करें तो बोइंग अपने 777 मॉडलों को परिभाषित करने के लिए 2 विशेषताओं, धड़ की लंबाई और सीमा का उपयोग करता है। यात्री और कार्गो क्षमता धड़ की लंबाई के अनुसार भिन्न होती है। बेस 777 और 200 की तुलना में 700 और 300 का धड़ फैला हुआ है। 3 रेंज श्रेणियों को परिभाषित किया गया। ए मार्केट घरेलू और क्षेत्रीय परिचालन को कवर करेगा। बी मार्केट यूरोप के US पश्चिमी तट के मार्गों को कवर करेगा और सी मार्केट सबसे लंबे ट्रांसपेसिफिक मार्गों को कवर करेगा। ए मार्केट को 353 से 374 यात्रियों के लिए 4200 nmi रेंज है।
विभिन्न वेरिएंट का जिक्र करते समय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA कोड 777 मॉडल डिजाइनर और 200 और 300 वेरिएंट डिजाइनर को 772 या 773 में संक्षिप्त कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ISO विमान प्रकार डिजाइनकर्ता प्रणाली का उपवर्ती निर्माता पद जोड़ती है। इस मामले में बोइंग के लिए भी बी इसलिए 777 एवं बी 773 पदनामों में ICPO द्वारा पहचानकर्ता जोड़े जा सकते हैं। हालांकि 200 ER एक कंपनी विपणन पदनाम है और इस तरह प्रमाणित नहीं है। अर्न नोटेशन में 300 ER के लिए है। शुरुआती 777 और 200 ने 12 जून 1994 को पहली उड़ान भरी। 15 मई 1995 को पहली बार यूनाइटेड एयरलाइंस को सौंपी गई। इंजन के साथ यह 3 श्रेणी के विन्यास 305 यात्रियों के साथ इसकी सीमा है। हालांकि कई एशियाई वाहक और ब्रिटिश एयरवेज ने इस प्रकार का संचालन किया है। 9 अलग अलग 200 ग्राहकों ने 88 विमानों की डिलीवरी ली है। मार्च 2016 में यूनाइटेड एयरलाइंस ने अपने सभी 19 से 200 के साथ परिचालन के विशेष रूप से घरेलू अमेरिकी मार्गों पर स्थानांतरित किया, जिसमें हवाई से आने वाले भी उड़ानें भी शामिल थी। 10 बराबर कॉन्फ़िगरेशन में स्थानांतरित करके अधिक इकोनॉमी क्लास की सीटें जुड़ी। 777 वेरिएंट के निर्माता की मूल सूची से इसके हटाने का संकेत मिलता है। 777 और 200 LR की बात करें। 777 और 200 LR लंबी दूरी के लिए LR की सी मार्केट मॉडल है। एक कार्यक्रम और इकोडोर मास्टर श्रृंखला का उद्देश्य विमानन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए प्रौद्योगिकियों और तकनीकों का परीक्षण और विकास करना। यह कार्यक्रम 2011 में शुरू हुआ। 2012 में पहला इकोडो मोस्टेसर विमान उड़ान भरने के साथ तब से कई औद्योगिक भागीदार के सहयोग से विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए विभिन्न एयरफ्रेम का उपयोग किया गया। 777 का उपयोग 2023 तक 3 अवसरों पर किया गया। इनमें से पहला 2018 में टिकाऊ विमानन ईंधन SF का उपयोग करके दुनिया की पहली वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ान संचालित थी। 2022 और से लेकर 3 में परीक्षण बिस्तर 777 ER, जिसमें 2024 तक इस भूमिका में काम करना है। बोइंग 777 डिजाइन ऑफ बोइंग 777 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।